आज है 4 जुलाई 1986 की। डसॉल्ट एविएशन ने अपने नए फाइटर जेट को लॉन्च किया। यह जेट इतना तेज था कि देखने वालों को लगा हवा का झोंका आया और चला गया। फ्रेंच में हवा के झोंके को कहते हैं राफेल, और यहीं से शुरू होती है कहानी भारत के ब्रह्मास्त्र राफेल की। इंडियन एयरफोर्स ने 2007 में नई जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए एक टेंडर जारी किया। इसके पहले 1996 में सुखोई 30 फाइटर जेट्स खरीदे थे और अब नई टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स की जरूरत थी। इस टेंडर में अमेरिका के F-16 फाइटिंग फैल्कन, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपन, फ्रांस का राफेल और यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून शामिल थे। अप्रैल 2011 तक इन फाइटर जेट्स की कई स्टैंडर्ड्स पे टेस्टिंग हुई, जिसमें यूरोफाइटर और राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। इंडियन कंडीशंस और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 2012 में इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट को सबसे बेस्ट माना, जिसके बाद सरकार ने डसॉल्ट एविएशन के राफेल की डील को फाइनल कर दिया। As far as the Rafale is concerned, it is a 4+ generation aircraft, one of the best aircraft in the world as far as fighter inventory is concerned. It has performed well in various battles. It has been acquired by many other countries like Egypt, UAE, and many more countries are bidding for this aircraft. I had the opportunity to fly the best of the aircraft in their air forces. I flew the F-16 in the US as also in Israel. I flew the Eurofighter in UK. I flew the Gripen in Sweden. I flew the Rafale, which was brought by the French Air Force to India for exercise Garuda at Jodhpur. So I've had the opportunity to fly all the aircraft, I would say, which are competing for this MMRCA project of India, that is the Medium Multi-Role Combat Aircraft Project. Medium means in terms of weight of the aircraft. इस डील के तहत भारत डसॉल्ट के 126 राफेल खरीद रहा था, जिसमें से 108 राफेल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी थी। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन के बीच डील होनी थी, लेकिन हैल और डसॉल्ट के बीच बातचीत में अग्रीमेंट नहीं हो पाई। There was work share and a parallel contract we signed besides the contract between the Indian government and the Dassault Aviation involving, of course, the French government. The parallel contract would be with the HAL and Dassault Aviation. That would include the work share, the quality control, quality assurance, and the kind of manpower that will be required. We all know that HL and the Dassault Aviation had a lot of problems in terms of work share, in terms of the manpower that will be required to produce this aircraft. HL, to my mind, was asking for 2.5 to 3 times the manhours that the Dassault Aviation had planned. The expenditure that they would incur in terms of manhours in France, compared to that, HAL was demanding 3 times the manhour. So therefore, it was becoming very, very expensive for Dassault Aviation to sign on the parallel contract with HAL. इस कारण से 108 फाइटर जेट्स को भारत में बनाने की प्लानिंग फेल हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैल और डसॉल्ट एविएशन के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत चल रही थी। हैल का ऑफर था कि वो राफेल को भारत में बनाएगा, लेकिन इस जेट्स की क्वालिटी की जिम्मेदारी डसॉल्ट एविएशन की होगी। इस पॉइंट पर अग्रीमेंट टूट गई। 2014 के इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंची। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्हें देश के 2 फ्रंट वॉर के चैलेंज के बारे में बताया। उन्होंने सीधा कहा, सर, दिस इज एन इमरजेंसी। चीन और पाकिस्तान भारत के 2 पड़ोसी हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, और भारत इनके साथ वॉर्स भी लड़ चुका है। चीन और पाकिस्तान के भारत के खिलाफ कोऑपरेशन के बारे में सब जानते हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को यह फिक्र थी कि क्या भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स की ऑथराइज स्ट्रेंथ 42 थी, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ 28 स्क्वाड्रन्स मौजूद थे।
14 फाइटर स्क्वाड्रन्स की कमी भारत के लिए एक बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई थी। भारतीय वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रन का नॉर्मल कंपोजिशन जो होता है वो 16 फाइटर्स होते हैं और 2 ट्रेनर जहाज होते हैं, तो टोटल 18 होते हैं जहाज, 16 फाइटर्स 2 ट्रेनर। और इसका पर्पज़ ये है कि स्क्वाड्रन में 20 से 25 पायलट्स होते हैं, जिसमें करीब 10 से 12 अंडर ट्रेनी होते हैं, तो ट्रेनर्स यूज़ करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको ऑपरेशनल बनाने के लिए, एंड फाइटर्स पे वो अपनी सोलो फ्लाइंग एंड जो ऑपरेशनली ट्रेनिंग होती है उसको करते हैं, देर आफ्टर उसको ऑपरेशन यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जनरल एक फाइटर स्क्वाड्रन का कंपोजिशन होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 दिन की विजिट पर फ्रांस पहुंचे, जहां उनकी प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद से बातचीत हुई और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत राफेल की खरीद पर अग्रीमेंट हुआ। यह डील 36 राफेल जेट्स की थी। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भारत ने डसॉल्ट के राफेल पर इतना भरोसा क्यों जताया। दरअसल 1929 में मार्शल ब्लॉक ने डसॉल्ट एविएशन की स्थापना की थी। इस कंपनी का इंडियन एयरफोर्स के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। देश की आजादी के बाद से डसॉल्ट एविएशन के जेट्स भारतीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। डसॉल्ट ने 1947-48 में ओरेगन फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर किए थे। 1953 में भारत ने 71 ओरेगन जेट्स का ऑर्डर दिया, जिसका नाम भारत में तूफानी दिया गया। इसके बाद 1957 में 104 मिस्टियर 4A एयरक्राफ्ट लिए गए। 1978 में जैगुआर और 1985 में 49 मिराज 2000 फाइटर जेट्स की डील हुई। 1999 में कारगिल वॉर में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान मिराज ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त काम किया। ये वही मिराज जेट्स हैं जिन्होंने 26 फरवरी 2019 को LOC पार कर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया था। भारत बन गया राफेल के लिए लकी चार्म। जिस राफेल को आज पूरी दुनिया खरीद रही है, उसे किसी जमाने में एक बायर नहीं मिल रहा था। इंडियन एयरफोर्स के खरीदते ही राफेल दुनिया का फेवरेट बन गया। 1988 में डसॉल्ट एविएशन का राफेल फाइटर जेट ने अपनी पहली ऑफिशियल उड़ान भरी। 4.5 जनरेशन के इस राफेल जेट को बनाना जितना चैलेंजिंग था, उससे ज्यादा टफ था इसके लिए बायर खोजना। कभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस जेट के बारे में बात तक नहीं करते थे। आज के टाइम पे ये फाइटर जेट भारत, फ्रांस, कतर, मिस्र, UAE और ग्रीस की एयरफोर्स में शामिल है। वहीं क्रोएशिया, इंडोनेशिया जैसे अन्य देश राफेल को खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। The Rafale has been a popular aircraft, especially after India decided to purchase them, and it has been proven operationally as well to be a good candidate for induction by many air forces. Besides the French Air Force, the Rafale is flying with Egyptian Air Force and UAE Air Force, and many more countries are bidding for it. The basic, aircraft is the same. The cost or pricing is also similar, very little difference, unless you add on the other costs involved in India-specific enhancements in the basic aircraft. आज भारत के पास 36 राफेल जेट्स हैं, जिसमें से 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर जेट्स हैं, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें खरीदने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुल 7.87 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 59,000 करोड़ रुपीस खर्च किए। भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा भरोसा माने जाने वाले इस राफेल के 5 जेट्स की पहली डिलीवरी हुई 27 जुलाई 2020 को और आखिरी यानी कि 36वां जेट 15 दिसंबर 2022 को मिला। इंडियन एयरफोर्स के पास 2 राफेल स्क्वाड्रन्स हैं। 17th स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोज हरियाणा के अंबाला में और 101st स्क्वाड्रन्स द फैल्कन्स पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में डिप्लॉयड हैं। Specifications, India-specific enhancements that we had sought as add-ons are, that we wanted an improved engine performance so that it is able to operate from high altitudes like Leh-Ladakh sector at an altitude of 10 to 12,000 feet. No other air force in the world actually has such challenges in terms of terrain and climatic conditions that we have in India. The Himalayas is a huge challenge for operation of fighter aircraft at altitude between 10 to 12,000 feet on surface operations, as also in the deserts of Rajasthan, operating them in high temperatures and sand and dusty conditions takes its toll on the aircraft serviceability. The flying and operating from the plains with thick forest, tropical forest, where humidity is very high, as also the coastal plains. Operating these aircraft from coastal plains results in problems of salinity and moisture. So Indian Air Force had to get these enhancements so that the aircraft is best suited for operations in all these varied conditions of climate as well as terrain. That condition has been met in the India-specific enhancement.
राफेल की डील के बाद ऑपोजिशन ने जमकर इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया और एनडीए सरकार पर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि एनडीए सरकार ने फ्रांस में बनाए गए फाइटर जेट्स के लिए ज्यादा कीमत चुकाई है, जबकि इस डील पर पिछली यूपीए सरकार ने कम कीमत तय की थी। उनका आरोप था कि सरकार ने 36 राफेल जेट्स के लिए जो पैसे चुकाए थे वो 126 फाइटर जेट्स के प्राइस से काफी ज्यादा थे। In addition, of course, we wanted better electronic warfare systems, better avionics, better radar, better weapon systems like the air-to-air missile, beyond visual range missile, Meteor, Scalp, long-range standoff air-to-ground weapons, and many more. So all these things added, actually the cost had gone up. So it should not be felt that we have paid more for the basic aircraft, which is not true. ऑपोजिशन पार्टीज ने यह एलिगेशन भी लगाया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इग्नोर करके रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाया गया और क्रोनी कैपिटलिज्म का भी आरोप लगाया। ऑपोजिशन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, लेकिन 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। इस पूरी डील में रिलायंस डिफेंस का कोई भी लेना देना नहीं था। राफेल जेट्स की खरीदारी भारत और फ्रांस की सरकार के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत हुई थी। तब जब नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया 2014 में, उसके बाद फ्रांस से डिस्कशन के बाद एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंदर एयरफोर्स की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनली ये बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी, नंबर ऑफ फाइटर स्क्वाड कम हो रहे थे और उस सब को देखते हुए उन कितने समय से हमने इस पे काम किया था, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंदर इसको प्रोग्रेस किया गया, जिसमें 36 जहाज का फाइनल हुआ था कि 36 जहाज फ्लाई अवे कंडीशन में लेंगे। तो इसका ये दोनों का कंपैरिजन है। इसका पिछले कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ ये कनेक्शन है कि गवर्नमेंट के डायरेक्शन थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर में जो बेसिक जो डायरेक्शन दिए गए थे इसमें कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम होना चाहिए, कंडीशंस बेटर होनी चाहिए। ये एक डायरेक्शन था, एक ओवरऑल वो था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट में ये अचीव करना है एंड 36 जहाज फ्लाई ओवर लिए जाएंगे। तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, 36 एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया एंड वो सारे डिलीवरीज पूरे हो गए। जो पॉलिटिकल पार्टीज इस डील का विरोध कर रही थी, उन्हें यह जानना चाहिए कि इस फाइटर जेट की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत के हिसाब से हुए मॉडिफिकेशन में लगे स्पेशल इक्विपमेंट का था। In addition, we have got performance-based logistics for, I think, 10 years, which could be extended to another 12 years or so for industrial support, and of course maintaining a minimum serviceability or availability of the entire fleet. And of course they had set up two centers for overall maintenance, etc., with labs of various kinds for the electronic equipment, for his radar, etc. So that also was part of the enhancement of the entire project in case of Indian Air Force. राफेल की टेक्नोलॉजी ही शानदार नहीं है, इसे दुनिया भर के कई थिएटर्स में इस्तेमाल किया गया है, जैसे 2011 में लीबिया वॉर, 2006 से 2011 तक अफगानिस्तान में ऑपरेशंस और 2013 में माली में हुए ऑपरेशंस। इसके साथ ही सीरिया, इराक जैसे देशों में भी राफेल से अटैक किए गए। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसके 4 वेरिएंट हैं, राफेल ए, राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम। 1986 में जो प्रोटोटाइप बनाया गया था उसको राफेल ए कहा जाता है। इसके साथ ही राफेल सी सिंगल सीटर और राफेल बी डबल सीटर है, जिसे एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है। राफेल एम को नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार किया गया है। डसॉल्ट एविएशन ने इंडियन एयरफोर्स के लिए खास मॉडिफिकेशन कर राफेल डीएच और ईएच वेरिएंट तैयार किया है। इसमें राफेल डीएच वेरिएंट डबल सीटर और राफेल ईएच सिंगल सीटर है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल के टास्क में एयर सुपीरियरिटी, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर स्ट्राइक शामिल हैं। इन राफेल जेट्स में माइका वेपन सिस्टम, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर, मीटियोर मिसाइल, AM-39 एंटी शिप मिसाइल और नेक्स्टर कैनन भी हैं। इन राफेल्स के पास इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार, इंफ्रारेड सर्च,
ट्रैक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक जैमर पॉड जैसी कैपेबिलिटीज हैं। राफेल मैक्सिमम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। राफेल की रेंज 3704 यानी कि 3704 किलोमीटर की है। राफेल की स्पीड 2222 किलोमीटर पर आवर की है। राफेल लगभग 400 मीटर के छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। राफेल 15,590 गैलन फ्यूल ले जा सकता है। राफेल का रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर के अंदर 40 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। राफेल की पेलोड कैपेसिटी 24,500 किलोज है। भारत अब इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम खरीद रहा है। इस राफेल एम वेरिएंट में कई सारे मॉडर्न और बेटर टेक्निकल इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर होंगे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 7 डेकेड्स में फाइटर जेट में कई डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। हर जनरेशन के जेट्स ने बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सफर तय करा है। दुनिया में आज के समय 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आ चुके हैं। दुनिया के कई देशों ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग है। चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन और रूस के पास Su-57 शामिल है। इस जनरेशन के फाइटर जेट्स में स्टेल्थ, सुपर क्रूज, एडवांस सेंसर्स और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स होते हैं। इन जेट्स में सर्वाइवेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। इन फाइटर जेट्स में हर जनरेशन से बेहतर एयर सुपीरियरिटी के साथ नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जिससे इन्हें एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भारत के पास भी अपना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हो। भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने का प्लान का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA। इस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन और डेवलप करने की जिम्मेदारी DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है। AMCA प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट करा। राफेल सिर्फ एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट ही नहीं है, बल्कि यह भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक प्रतीक भी है। यह एक ऐसा हथियार है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को भयभीत कर दिया है, क्योंकि आज के समय में राफेल भारत की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए काम कर रहा है और आसमान में भारत का वर्चस्व कायम रखने की गारंटी भी है।